हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जो कि होपफुली 15 टू 20 मिनट्स में कवर हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में और ये एंड हुआ था मई 2006 में। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कि 13 ईयर तक ये चला था। ओके, 1992 टू 2006। 2006 इसीलिए है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1, जिससे कि सीक्वेंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ओके, और हम जानते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है और इसमें सबसे ज़्यादा जीन भी पाए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन के साथ साथ और भी कई सारे नॉन ह्यूमन मॉडल्स लिए गए थे, जैसे कि हम इसके बारे में आगे देखेंगे। और नॉन ह्यूमन मॉडल्स को इसीलिए सिलेक्ट किया गया था ताकि ये नॉन ह्यूमन मॉडल हमारे जो चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में और एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में, ये हम उनको यूज़ कर सकें। उनका जीनोम समझने के बाद हम उनको इस एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम के बारे में तो टोटल हमारे पास बेस पेयर हैं 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। और अगर टोटल कॉस्ट के बारे में देखें हर एक बेस पेयर के सीक्वेंसिंग का, तो एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए टोटल $3 का खर्च हो सकता है एक बेस पेयर को। और टोटल हमारे पास है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, तो टोटल एस्टिमेटेड जो कॉस्ट था वो $9 बिलियन था। और इतने सारे जो डाटा हमें मिलेंगे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद, उसको अगर हम स्टोर करके रखना चाहें किसी बुक में, तो वो बुक हमें टोटल 3000 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी और ईच बुक में 1000 पेजेस होंगे और ईच पेज में 1000 लेटर्स होंगे। तो आप एज्यूम कर सकते हो कितना ज़्यादा डेटा होगा जिसे हमें स्टोर करना होगा। और यही एक सबसे मेजर प्रॉब्लम भी था उस टाइम, डाटा स्टोरेज का। और ये वही टाइम है जबकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज ए न्यू ब्रांच इवॉल्व हुआ था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जितने भी बायोलॉजिकल डेटा होते हैं उनको कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, उसके अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कौन कौन से ऐसे गोल थे जिसको हम अचीव करना चाहते थे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। सबसे पहला है हमारे पास जितने जीन हैं उन सबको हमें आइडेंटिफाई करना था ह्यूमन डीएनए में, जो कि 20,000 टू 25,000 जीन हम एस्टिमेट कर रहे थे। नेक्स्ट है 3 बिलियन बेस पेयर जो हमारे पास है टोटल, उनका हमें सीक्वेंस करना था, उनका सीक्वेंस डिटरमाइन करना था। जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलते सीक्वेंसिंग के बाद उन सबको हमें स्टोर भी करना था इन डाटाबेस। ओके, और जितने भी डाटा एनालिसिस है, क्योंकि हम इतने सारे डेटा को हम कोई बुक में कंज्यूम करके हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं, तो हमें इम्प्रोवाइज टूल्स चाहिए थे जिसका यूज़ करके हम इतने डेटा को रख सकें। तो इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस करने के लिए भी हमें एक इम्प्रूव टूल चाहिए था। उसके बाद जितने भी डेटा हमें मिलते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग के बाद, इन सबको हमें अदर सेक्टर्स में भी पहुंचाना था, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सो दैट इसको यूज़ करके बाकी सेक्टर्स अपना इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि एड्रेस एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज़। इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारे लीगल इश्यूज़ थे, बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ थे और सोशल इश्यूज़ थे जिसको कि हमें सॉल्व करना था। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं जिनको यूज़ किया गया था। सबसे पहला नॉन ह्यूमन मॉडल बैक्टीरिया, ओके, ईस्ट। नेक्स्ट है एक निमाटोड का भी यूज़ किया गया था जो है सिनोरहैबिडिस एलिगेंस, और इसे सी एलिगेंस के नाम से भी आप जानते हो। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला, इसका भी पूरा सीक्वेंस है हमारे पास, सारे जीनोम का सीक्वेंस है। नेक्स्ट कुछ प्लांट्स के बारे में भी सीक्वेंसिंग किया गया था, जैसे कि राइस हो गया और एराबिडोप्सिस हो गया। ये दोनों प्लांट्स थे जिनका कि जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से मैथडोलॉजीज थे जिससे कि यूज़ करके हम अपना पूरा जीनोम का सीक्वेंसिंग किए थे। दो मैथडोलॉजी यूज़ हो सकता था। सबसे पहला है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, और इसे बोला जाता है EST, और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का मतलब क्या है? डीएनए का वो हिस्सा जो कि खुद को एक्सप्रेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ mRNA और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और उसी हिस्से को ही हम बस स्टडी करें, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड ये था कि सारे जीनोम का सीक्वेंसिंग करते हैं, आइदर वो कोडिंग हो या फिर नॉन कोडिंग हो, मतलब आइदर वो mRNA में कन्वर्ट हो रहा हो वो जीन, या फिर वो mRNA नहीं बना रहा हो, वो सारे सीक्वेंस को हम कोड करना चाहते थे।
और उस मेथड को जहाँ पे हम सारे सीक्वेंस को कोड करते हैं, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग, उसे बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। और जो पहले वाला प्रोसेस था जहाँ पे कि हम सिर्फ और सिर्फ वो जीन, वो डीएनए का हिस्सा जो कि किसी भी प्रोटीन को कोड करता था उसको स्टडी करते थे, उसको बोला जाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। नेक्स्ट है कुछ कॉमनली यूज्ड होस्ट, जो कि अगर हमारे पास इतना बड़ा डीएनए सेगमेंट है तो हम एक साथ इतने बड़े सेगमेंट को यूज़ नहीं कर सकते थे, हमें कुछ होस्ट चाहिए था। वो दोनों होस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, जो कि एक तो बैक्टीरिया और दूसरा है ईस्ट। ईस्ट और बैक्टीरिया अगर होस्ट की तरह काम करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या करना था कि कुछ डीएनए के सेगमेंट को इनके अंदर डालना था। अगर डीएनए को सेगमेंट को इनके अंदर डालना है तो हमें वेक्टर की ज़रूरत होती है, और वेक्टर्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स उस टाइम क्या होता था, हम आर्टिफिशियली बनाए थे। एक तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और दूसरा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कुछ सलाइंड फीचर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब पूरा कंप्लीट हो गया तो हमें क्या क्या चीज़ वहाँ पे देखने को मिला, कौन कौन से फीचर्स थे ह्यूमन जीनोम में जो कि हमें मिला, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो हमें ये देखने को मिला कि टोटल हमारे पास 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम किसी एवरेज जीन के बारे में बात करें, टोटल जीन जितने भी हैं उनका अगर एवरेज लें तो ईच एवरेज जो आएगा वो 3000 बेसिस का आएगा, मतलब एक जीन 3000 बेस का एवरेज सीक्वेंस रखता है। लेकिन ये एवरेज सीक्वेंस है, वो इससे कम भी हो सकता है किसी जीन में सीक्वेंस, इससे ज़्यादा भी बेस पेयर्स किसी जीन में प्रेजेंट हो सकता है। इसी तरह से अगर हम लार्जेस्ट ह्यूमन जीन के बारे में बात करें तो इसका नाम है डिस्ट्रोफिन, और ये 24 मिलियन बेसिस का बना हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ जीन कितने होते हैं, टोटल 30,000 नंबर ऑफ जीन हमारे पास अवेलेबल है। और हमने जब सीक्वेंसिंग पूरा स्टडी किया तब हमने ये देखा कि 99% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सारे इंडिविजुअल में सेम होते हैं, और जो डिफरेंस आता है एक दूसरे में वो सिर्फ और सिर्फ 0.01% में डिफरेंस आता है। और हमें क्या देखने को मिला कि हमारे पास जितने भी जीन हैं उसका अगर 50% हम ले तो हमें सिर्फ और सिर्फ 50% जीन का ही आइडिया है कि वो क्या काम करते हैं, कौन सा फंक्शन करते हैं। जितने फंक्शनल जीन हैं उनका 50% के बारे में हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो क्या काम करते हैं। नेक्स्ट ये है कि जितने भी जीनोम है हमारे पास, पूरा टोटल डीएनए की अगर हम बात करें तो लेस देन 2% जीनोम प्रोटीन बनाता है, और बाकी जीनोम कुछ और बना सकते हैं या फिर वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये है कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है डीएनए में वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है और वो लार्ज पोर्शंस डीएनए का बनाते हैं। नेक्स्ट एसएनपीज के बारे में पता चला था, और स्निप्स जिसे बोला जाता है, ये क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और हमें क्या पता चला कि ये डीएनए में टोटल 1.4 मिलियन लोकेशंस पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टडी करने का जो बेसिस था वो ये था रिपीटेटिव डीएनए। हमने अभी देखा कि जो ह्यूमन जीनोम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रिपीटेटिव डीएनए का बना हुआ होता है, और वही बेसिस था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने का। अगर हम पूरे के पूरे डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेंट्रीफ्यूज करें तो हमें दो तरह के पीक मिलते हैं। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अगर हम उस डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रखें तो फिर एक हमें सबसे बड़ा पीक मिलता है और कुछ छोटे छोटे इस तरह के पीक मिलने लगते हैं। एक जो बड़ा पीक मिलता है वो है बल्क डीएनए, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे डीएनए का। दूसरा जो छोटे छोटे पीक मिलते हैं उसे बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए, और ये छोटे पिक्स में दिखते हैं। अगर हम सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात करें जो कि छोटे छोटे पिक्स में दिखते हैं, उसको माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन, कि उनमें एटी का अमाउंट ज़्यादा है या जीसी का अमाउंट ज़्यादा है। सेकेंड ये है कि लेंथ ऑफ सेगमेंट, डीएनए में जो सीक्वेंस है उसका लेंथ के बेसिस पे भी माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। जैसे कि अब माइक्रो नाम से ही पता चल रहा होगा, माइक्रो ये काफ़ी छोटा है मिनी से, ओके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, मतलब एक छोटा सा सेगमेंट कितना बार रिपीट हुआ है, क्या वो 100 बार रिपीट हुआ है, क्या वो 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये सब के बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए को माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, और ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेबल म्यूटेशन अकर इन डीएनए एट ए हाई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि डीएनए का वो हिस्सा जहाँ पे कि काफ़ी बार म्यूटेशन हुआ है
और अगर हम पॉपुलेशन में स्टडी करें तो मान लो हमारे पास 100 इंडिविजुअल हैं और फिर हम इस 100 इंडिविजुअल में इस डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमने देखा इन 100 इंडिविजुअल में से 10 इंडिविजुअल के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अलग सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इस सीक्वेंस में म्यूटेशन हुआ है। ओके तो यही म्यूटेशन अगर इनहेरिटेबल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब डीएनए का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो कि पॉपुलेशन में अलग अलग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरी ने सबसे पहले डेवलप किया था। उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रेडियो लेवल्ड वीएनटीआर का यूज़ किया था, जिसे कि बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, और उन्होंने सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया था। अगर हम पूरे स्टेप के बारे में बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो उसमें 5 स्टेप प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हमें डीएनए का आइसोलेशन करना होगा। कोई भी सैंपल हमें मिलता है उससे हमें डीएनए लेना होगा सबसे पहले। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से डीएनए को हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट उन सेगमेंट्स को हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेशन करना होगा। सेपरेशन के बाद उस जेल से हमें डीएनए को किसी और दूसरे स्टेबल मीडियम में ट्रांसफ़र करना होगा, स्टेबल मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करना होगा, जिसे कि ब्लॉटिंग बोला जाता है। और ये जो ब्लॉटिंग में मेम्ब्रेन यूज़ होता है वो आइदर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन हो सकता है या फिर ये नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकता है। इस मेम्ब्रेन में अब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ओके और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा डीएनए का उसमें वीएनटीआर प्रोब्स यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन यहाँ पे 4 मेजर एप्लीकेशंस के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो ये है, सबसे पहले हम पॉपुलेशन डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, कितना डाइवर्स है कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन। मान लो किसी प्लांट का पॉपुलेशन देख रहे हैं, ह्यूमन के पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इनका डाइवर्सिटी के बारे में हमें पता लग सकता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का स्टडी कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग किया जा सकता है, और फॉरेंसिक साइंस में किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी ये बहुत बार यूज़ होता है। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक शॉर्ट रिवीजन, जो कि मैंने कोशिश किया सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में सबको मैं कवर कर पाऊँ। सो होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।